ठीक है, तो यहां पे आज देखते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो यदि सामान्य शब्दों में बोला जाए कि विद्युत धारा क्या होती है, तो आप लोग सब पढ़े ही हो, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन या आवेश भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन या आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। ठीक, तो ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। तो जैसे हम देखते हैं कि कोई चालक तार है, तो हमने पढ़ा था कि चालक तार में क्या होते हैं। तो चालक तार के अंदर में क्या होता होगा? हम्म, तो चालक तार के अंदर में क्या होता होगा? तो चालक तार के अंदर में यहां पे होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त कहां से हुए, फ्री कहां से हुए, स्वतंत्र कहां से हुए? तो हमने पढ़ा था कि जो परमाणु होता है, एटम होता है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है वहां पे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो वो परमाणु क्या बन गया होगा, यहां पे धन आयन बन गया होगा। याद आ रहा है? तो यहां पे इसके अंदर में यहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन उसके साथ ही क्या होते हैं, यहां पे धन आयन भी होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर में कोई भी यदि चालक है, तो उस चालक के अंदर में क्या होंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसके अंदर में क्या होंगे, धन आयन होंगे। तो ये जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ये। और ये क्या है, यहां पे धन आयन। ठीक, तो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस यहां पे होते हैं। तो अब इसमें होते क्या रहता है, ये ऐसे सामान्य कमरे के तापक्रम पे ऐसे रखे हुए हैं। तो कमरे के तापक्रम पे जब रखा हुआ होता है, तो इसको क्या मिलती रहती है, ऊष्मीय ऊर्जा मिलती रहती है ना। हमारे चारों तरफ कमरे का तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस, तो वो तापक्रम इसको मिल रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा मिल रही है। तो उस ऊष्मीय ऊर्जा के कारण जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये गतिशील होते हैं, इनका वेग बढ़ता है। और जब इसका वेग बढ़ता है, तो ये इस धन आयन की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इनका जब धन आयन की तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित होगा, तो क्या होगा, उसका वेग बढ़ेगा। ठीक, इससे टकराएगा, इससे टकरा के इसकी दिशा चेंज हो जाएगी, इधर चले जाएगा, फिर इससे टकराएगा, इससे टकरा के फिर इसकी दिशा चेंज हो जाएगी, इससे टकराएगा, इससे टकरा के फिर इसकी दिशा चेंज हो जाएगी, इससे टकराएगा। तो ऐसे टकरा टकरा के यहीं पे क्या करते रहते हैं, वो ऐसा घूमते रहते हैं, किसी एक निश्चित दिशा में आगे की तरह गतिशील नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चल नहीं पाते हैं किसी एक निश्चित दिशा में, एक ही जगह पे टकराते रहते हैं धनायन से, और वहीं के वहीं घूमते रहते हैं। समझ में आया? लेकिन जब हम क्या करते हैं, इस चालक तार को विभवांतर देते हैं, विभवांतर, विभवांतर का मतलब क्या है, विभव में अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, यानी कि इसको हम बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, तो बैटरी में क्या होता है, ईएमएफ, यानी इसको ईएमएफ दे रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ईएमएफ दे रहे हैं, विद्युत वाहक बल दे रहे हैं इसको यहाँ पे। तो जैसे हम बोलते हैं कि हमारी कोई बैटरी है, वो 12 वोल्ट की है, तो इसका मतलब क्या होता है कि बैटरी के इस सिरे पर धनात्मक 12 वोल्ट होगी, और ये जो ये वाला सिरा है, यहाँ पे 0 वोल्ट होगी। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, ग्राउंड अर्थ होता है, कल बताया था, अर्थ का विभव क्या होता है, 0। तो ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया, 0 वोल्ट वाला टर्मिनल।
ठीक, और धनात्मक का मतलब जितने वोल्ट की सेल है वो। आगे बात समझ में, यदि 6 वोल्ट की है तो धनात्मक 6 और यहाँ 0 मिलेगा। तो इसको हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे विभवांतर दे रहे हैं। तो जो भी हम इसको विभवांतर देते हैं तो उस विभवांतर के कारण इस चालक के संपूर्ण भाग पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो विद्युत क्षेत्र फैल जाता है। तो विद्युत क्षेत्र को यहाँ पे ई से दर्शाते हैं विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। तो जब ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पे फैल जाता है तो इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण, ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र के कारण इनका जो वेग है वो बढ़ता है, यानी ये त्वरित होते हैं। त्वरित यानी जानते हैं एक्सेलरेट होते हैं, इनका वेग बढ़ता है। और अब उच्च वेग से वो क्या करते हैं, यहाँ पे इस धन आयन से आकर के टकरा जाते हैं। आई बात समझ में? तो समझ में आया? तो उच्च वेग से क्या करते हैं, इससे आके ऐसे टकराते हैं। अब इससे टकरा के, जैसे हमने बोला था, इससे टकराएंगे, दिशा चेंज हो जाएगी, फिर इससे टकराएंगे। तो अब टकरा टकरा के एक निश्चित दिशा में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। किसके कारण? इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण। ठीक है, तो जब टकरा टकरा के आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से, हम देखेंगे यहाँ पे कि ये कौन सा सिरा है, सबसे ज्यादा धनात्मक सिरा है। तो ये इन ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो धनात्मक सिरे में ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और इस ऋणात्मक सिरे से ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इसमें प्रवेश करते हैं। बात समझ आ गई? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब किसी चालक तार को हम विभवांतर देते हैं तो उस चालक तार में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो बैटरी के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर होता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि जो धारा है उसके प्रवाह की दिशा कैसी होती है, तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर दर्शाते हैं। तो धारा के प्रवाह की दिशा हम धनात्मक से ऋणात्मक की ओर दर्शाते हैं। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट यानी पारंपरिक धारा। तो परंपरा क्या है? परंपरा यह है कि कोई भी चीज कहां से प्रवाहित होती है, तो उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होती है। तो ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है। तो ये मान लिया गया कि हम धारा को दर्शाएंगे उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा कैसी होती है, तो ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर होती है। आई बात समझ में? तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा, इसको लिख लेना पहले, इलेक्ट्रॉन या आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा। उसके बाद में नेक्स्ट के चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायन उपस्थित होते हैं। चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, चालक को विभवांतर देने पर उसके संपूर्ण लंबाई पर विद्युत क्षेत्र फैल जाता है। इसके कारण उसमें इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर
प्रवाहित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। लेकिन पारंपरिक धारा की दिशा हमेशा बैटरी के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर दर्शाते हैं। बैटरी के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर दर्शाते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो याद रखना है ये हमेशा कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा कैसी होती है और विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा कैसी होती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब यहां पे ये तो हमको समझ में आ गया कि विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो रही है। तो यदि हमको कोई पूछेगा कि भाई विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है उसकी क्षमता कितनी है, कितने एम्पियर की धारा है, तो उसको हम कैसे बताएंगे? तो उसके लिए विद्युत धारा की क्षमता पता होनी चाहिए। यानी कि कैपेसिटी ऑफ करंट। तो कैपेसिटी ऑफ करंट को हम आई से दर्शाते हैं। कैपेसिटी ऑफ करंट को आई से यहां पे दर्शाएंगे, विद्युत धारा की क्षमता को हम आई से दर्शाते हैं। तो विद्युत धारा की क्षमता का मतलब होता है आवेश के प्रवाह की दर। विद्युत धारा की क्षमता कहलाती है। ठीक, तो आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा की क्षमता, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ करंट। विद्युत धारा के प्रवाह की क्षमता क्या होती है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाती है। तो यदि हम देखें कि जो विद्युत धारा की क्षमता है इसको हम किससे दर्शा रहे हैं यहाँ पे? आई से। तो ये क्या होती है? आवेश के प्रवाह की दर। तो दर है तो आवेश के साथ में क्या आ जाएगा? समय, है ना? जैसे आप लोग मैथ्स पढ़े होंगे तो वार्षिक ब्याज की दर, मासिक ब्याज की दर, तो जहां भी दर होती है वहां पे क्या आ जाता है? समय आ जाता है। तो आवेश के प्रवाह की क्या बन गई? ये दर बन गई। ठीक, तो आवेश को हम किससे दर्शाते हैं? Q से। और समय को हम किससे दर्शाते हैं? T से। तो आवेश की इकाई क्या होती है? कूलम। समय की क्या होती है? सेकंड। तो इसको हम किस में व्यक्त कर सकते हैं? तो इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे कूलम प्रति सेकंड। तो विद्युत धारा की क्षमता को हम किस में व्यक्त करेंगे? कूलम प्रति सेकंड में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि इसको हम सूत्र रूप में लिखेंगे, सूत्र रूप में जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? Q बटा T। समझ में आ रहा है? सूत्र रूप में क्या लिखोगे इसको? Q बटा T। या फिर हम बोल सकते हैं dQ बटा dt। तो यदि दोनों दिए हैं तो हम किसको टिक करना ज्यादा बेहतर मानेंगे? ठीक, क्योंकि dQ का मतलब क्या होता है? तो dQ का मतलब होता है पहले आवेश था यदि Q2 और अब आवेश क्या हो गया है? Q1। तो आवेश में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, dt का मतलब क्या हो गया? पहले समय था T2, अब समय हो गया है T1। तो आवेश का अंतर बटा समय का अंतर। तो ये क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दर। इस प्रकार से ज्यादा बेहतर ढंग से उसको हम यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, तो इतना समझ में आया?
तो हम किस में व्यक्त करेंगे? कूलम प्रति सेकंड में। कूलम प्रति सेकंड जो है इसका क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। ये जो है विद्युत धारा की क्षमता का व्युत्पन्न मात्रक है, ये इसका एसआई मात्रक नहीं है। तो हमको तो एसआई मात्रक का प्रयोग करना पड़ता है ना। तो इसका एसआई मात्रक हम कैसे लाएंगे? तो यदि हम बोलेंगे कि एक कूलम का जो आवेश है वो प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित हो रहा है, तो उस विद्युत धारा को हम क्या बोलेंगे? कि वो 1 एम्पियर की धारा है। तो बात समझ में आ गई? 1 एम्पियर की धारा किसको बोलोगे? तो यदि एक कूलम्ब का आवेश प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित होता है तो उसको क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर की धारा बोलते हैं। और ये जो है ये विद्युत धारा की एसआई इकाई है। तो एसआई इकाई या एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। समझ में आया? तो आप बोल सकते हो कि यदि एक कूलम्ब का आवेश प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित हो तो विद्युत धारा की क्षमता एक एम्पियर होती है। तो 1 एम्पियर को हम यदि शॉर्ट में लिखेंगे तो शॉर्ट में किस तरह दर्शाते हैं इसको? कैपिटल ए से। तो एम्पियर को किस तरह दर्शाया जाता है? कैपिटल ए से। ठीक है। कूलम प्रति सेकंड को यदि हम शॉर्ट में लिखेंगे तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? कूलम के लिए सी और सेकंड के लिए एस। तो कूलम प्रति सेकंड इसको यहां पर बोलेंगे। ठीक, समझ में आया इतना? तो हमने पढ़ा था कि एक कूलम्ब में कितने आवेश होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हमने पढ़ा था कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम्ब में। तो इसका मतलब है कि इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित हो रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कि वो 1 एम्पियर की धारा है। तो 1 एम्पियर जो है वो कोई छोटी धारा नहीं होती है। ठीक है। यदि हमारे शरीर से प्रवाहित हो जाए तो हमारा तो काम हो जाए। आइए समझ। तो 1 एम्पियर की जो धारा है वो काफी बड़ी धारा है हमारे शरीर के हिसाब से, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन? अरबों खरबों से ज्यादा, अरबों खरबों से ज्यादा 10⁻18 है। तो अरबों खरबों से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है प्रति सेकंड प्रवाहित होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर की धारा बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि 1 एम्पियर की धारा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो ऐसे पूछ देगा 1 एम्पियर की धारा में प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एक कूलम्ब में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलम्ब में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए समझ में। तो जैसे आपको पूछ दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया आपको कि 1 एम्पियर की धारा में प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या खालिस्तान होती है। ठीक। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा 6.25 इंटू 10⁻18 होती है। तो इतनी संख्या होती है इसकी। हाँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल दिया, तो ये उनकी संख्या है। ठीक।
ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन सब इसी में आएंगे, बस वो पूछेगा कैसे। आप यदि इसको ध्यान से पढ़ रहे हो, समझ के पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ऐसे तो घुमा देगा, तो ऐसे पूछेगा ना। पूछेगा तो ये तरीका है कि भाई 1 सेकंड में, 1 एम्पियर की धारा में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो आपको याद रखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, है कि नहीं। जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो पूरे नोट्स में से आएंगे। यदि आप नोट्स को अच्छे से पढ़ोगे ना, ध्यान से समझ के पढ़ोगे, तो कोई क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ठीक, इसको नोट कर लिए। ऐसी पूछ दिया भाई, चालक तार के अंदर में क्या होता है। धन आयन होते हैं, ऋण आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल धन आयन होते हैं, धन आयन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा पूछ देगा। ठीक है ना। तो चालक के अंदर में धन आयन भी होंगे और उसके साथ में मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो बेसिक से पढ़ाने का मतलब यही है कि आपको एकदम शुरू से बताया गया है, तो आप हर एक चीज को समझ रहे हो कि भाई धन आयन कहां से आए। तो बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन जब मुक्त होता है तो वो परमाणु क्या बन जाता है, धन आयन बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन तो मुक्त होके आ रहे हैं, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री होके आएंगे तो उसके अंदर में क्या रहेंगे, धन आयन वहां पर उपस्थित रहेंगे। आगे बात समझ में। अब यहां पर आगे देखते हैं इसमें कि यदि बोलता है कि कुल आवेश, कुल आवेश यानी क्या होता है, नेट चार्ज। कुल आवेश कितने होंगे। तो हम यहां पे देखते हैं कि कुल आवेश को यदि हम Q से दर्शा रहे, कुल आवेश को किससे दर्शा रहे हो आप, Q से। तो आवेश होता किसके पास में, तो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के पास में। ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो ये कुल आवेश हो गया। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना आवेश है, तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना आवेश किसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन के पास है। बात समझ आ रही है ना। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो कुल आवेश इतने ही रहेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है तो कुल आवेश आपके कितने हो जाएंगे, तो इसको 10 से गुणा कर दोगे। ठीक है। तो कुल आवेश कितने हो जाएंगे, 16.02 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कुल आवेश का मान इतना हो जाएगा। आगे बस में। तो यदि जब भी हमको कुल आवेश निकालने हैं तो कुल आवेश हम इस सूत्र से निकाल लेंगे। और कुल आवेश निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो कुल आवेश निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को हमने n से दर्शा दिया है, और यहां पे E जो है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा यहां पे, तो इससे आपको कुल आवेश पता चल जाएंगे। अब यदि आपको कुल आवेश पता है, कुल आवेश यहां रख दोगे, बटा समय रख दोगे, तो क्या मिल जाएगी आपको, धारा की क्षमता मिल जाएगी। तो यदि धारा की क्षमता निकालनी है तो हमको कुल आवेश पता होने चाहिए, और कि चालक में कुल कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, किस दर से प्रवाहित हो रहे हैं, तो समय पता होना चाहिए। आगे बात सुने। तो इसके आधार पे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो क्वेश्चन देखें इसमें, इसको नोट कर लिए। तो इसको नोट करो ना, ये तो जरूरी है। अभी तो याद रहेगा, लेकिन भूल जाओगे बाद में, तो रिवीजन कैसे करोगे।
आगे पढ़ेंगे, इतना समझ में आया? तो वोल्ट और एम्पियर में क्या रिलेशन होता है? तो वोल्टेज जो होता है, जो ड्रॉप होता है, वोल्टेज जो ड्रॉप होता है, ये वोल्टेज ड्रॉप किसके अनुक्रमानुपाती होता है? धारा। यही संबंध होता है वोल्ट और करंट, ठीक है? तो ये नियम हमको कौन बताया था? ओम ने। तो जब इस अनुक्रमानुपाती को खोले तो क्या मिल गया ये? ठीक। तो यदि कोई परिपथ है और उस परिपथ में इसका जो प्रतिरोध है वो नियत है, कांस्टेंट है, तो इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी उसके कारण इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वोल्टेज ड्रॉप धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि यदि किसी परिपथ में हम विभवांतर दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं इसको, तो जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनलिटी होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। यदि वोल्टेज बढ़ाओगे परिपथ की, विभवांतर बढ़ाओगे परिपथ का, तो धारा बढ़ जाएगी। विभवांतर घटाओगे तो धारा घट जाएगी। आई बात समझ? तो यही रिलेशन वोल्टेज और करंट में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। 1 वोल्ट में कितना एम्पियर है, तो वो रिलेशन यहाँ पे नहीं होता, ठीक है? वोल्ट के कारण धारा प्रवाहित होती है, लेकिन वो किस पर निर्भर करता है? परिपथ के पैरामीटर पर निर्भर करता है। तो जब तक हमको परिपथ का पैरामीटर नहीं पता है, यानी परिपथ का प्रतिरोध नहीं पता है, तो तब तक हम यह नहीं बता सकते कि इस वोल्टेज के कारण कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो ये हम कभी नहीं बोल सकते कि भाई 1 वोल्ट में इतना एम्पियर होता है। हर एक जगह पर 1 वोल्ट के लिए एम्पियर का मान अलग अलग हो सकता है। यदि हम रेजिस्टेंस को 0 कर देंगे तो यहाँ धारा अनंत हो जाएगी, 1 वोल्ट पे अनंत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है? यदि हम रेजिस्टेंस यहाँ पे 100 ओम कर देंगे तो 1 वोल्ट पे धारा का मान क्या होगा? 0.01 हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे कि वोल्टेज इतनी है, धारा इतनी होगी, हम नहीं बोल सकते। हाँ, उनमें संबंध क्या है वो बताया जाता है, ठीक? अब इसी के आधार पे यदि हम क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन जैसे यहां पे है, यदि किसी चालक में 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित हों तो उसमें प्रवाहित धारा का मान एम्पियर में ज्ञात कीजिए। तो उसमें प्रवाहित धारा का मान एम्पियर में ज्ञात कीजिए। ठीक, समझ में आया? तो क्या बोल रहा है कि यदि किसी चालक में इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित होते हैं तो प्रवाहित धारा का मान एम्पियर में ज्ञात कीजिए। तो प्रवाहित धारा का मान हम कैसे निकालेंगे? एम्पियर में। तो एम्पियर में निकालने के लिए हमारे पास में ये सूत्र है, ठीक? तो यदि बोलता है यहाँ पे कि आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो कुल आवेश हम ऐसे निकालेंगे, कुल आवेश हो गए और बटा क्या हो गया? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या है n, अभी बताया था इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलम का आवेश होता है? तो यदि किसी चालक तार में यहाँ पे 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं प्रति सेकंड,
तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन इतने आवेश लेकर चलेगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन इतने आवेश लेकर चलेगा ना, तो कुल आवेश कितने हो जाएंगे, तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा, तो कुल आवेश हो गई है। अब यहां पे समय को हमको किसमें लेना है, सेकंड में, सबको एसआई इकाई में ही रखना है। समय की एसआई इकाई क्या है, सेकंड। अब इसको सरलीकरण कर लेंगे यहाँ पे, तो सरलीकरण करेंगे तो 10 की घात 20 और 10 की घात -19, तो क्या आएगा 10 की घात 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 10 की घात 1 का मतलब 10 ही होता है, और गुणित हो जाएगा 1.602, तो गुणा करोगे तो कितना आएगा 16.02 एम्पियर। तो इतने एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो। आई बस में बना लिए इसको। तो यहां पे यदि क्वेश्चन इस प्रकार से बोलता है कि किसी चालक में 10 की घात 17 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित होते हैं, तो उसमें प्रवाहित धारा का मान एम्पियर में ज्ञात करिए। अब इसको बनाइए, इसको बना के आंसर बताइए। तो कितना है आंसर, तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ना। तो ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बस चेंज करना है, यहाँ पे 10 की घात कितनी है, और बाकी आपको गणित की गणना करनी है। तो 10 की घात 17 और 10 की घात -19, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी -2। ठीक, गुणित क्या लिखोगे 1.602। तो इसको 100 से क्या करना पड़ेगा, आपको भाग देना पड़ेगा। तो 100 से है ना, 10 की घात -2 का मतलब क्या होता है 1/100। तो 100 से भाग दोगे तो क्या लिखोगे 0.01602। इतने एम्पियर की जो धारा है वो यहाँ पे प्रवाहित होगी। ठीक, या फिर इसको हम मिली एम्पियर में बोलेंगे, तो मिली एम्पियर में बोलेंगे तो कितना होगा 16.02 मिली एम्पियर। तो इतने मिली एम्पियर की धारा यहाँ पे बोल सकते हैं। मिली एम्पियर के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 पॉइंट के बाद में दशमलव लगाना पड़ेगा। मिली का मतलब क्या होता है, मिली एम्पियर को कैसे लिखते हैं, मिली एम्पियर को लिखते हैं स्मॉल एम ए, ये मिली एम्पियर है। और मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है 10 की घात -3। ठीक है, तो यदि क्या होता है कि कोई बड़ी इकाई है, उसको हमको छोटी इकाई में परिवर्तित करना होता है, तो क्या करना पड़ता है, उसको बड़ी इकाई को छोटी में परिवर्तित करने के लिए भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका मीटर है, सॉरी भाग देना पड़ता है बोल रहा हूं, उसको क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। जैसे कि आपका मीटर है, जैसे आपका मीटर है, मान लो 1 मीटर है ये। अभी इस 1 मीटर को आपको किस में चेंज करना है, एमएम में चेंज करना है, एमएम में। मीटर को किस में चेंज करना है, एमएम में। तो 1 मीटर में आप क्या लिखोगे, 1000 क्या होते हैं यहाँ पे एमएम। ठीक, और यदि आपको एमएम को चेंज करना है किसमें, मीटर में, तो इसको किससे भाग दोगे, 1000 से भाग दे दोगे, तो क्या बन जाएगा मीटर। तो छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना है तो क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। और यदि बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना है तो क्या करना पड़ता है, उसको गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे इसको हम क्या लिख सकते हैं,
तो 16.02 मिली एम्पियर यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि एक एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं, कितने मिली एम्पियर होते हैं, 1000। नहीं समझ में आया तो आप इसको ऐसे लिखते हैं कि जैसे ये 0.01602 ये क्या है, एम्पियर है। यदि इसको हम 10 की घात 3 से गुणा करेंगे, ठीक, और 10 की घात -3 से भी गुणा करेंगे, तो इसके मान में कोई परिवर्तन आएगा क्या, नहीं आएगा कोई परिवर्तन। लेकिन जब इसको हम 10 की घात 3 से गुणा करेंगे, यानी कि 1000 से गुणा करोगे, तो क्या लिखोगे, 3 के बाद दशमलव हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 16.02, क्या बच जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो 10 की घात -3 का मतलब क्या होता है, मिली, मिली होता है, अभी बताया मिली होता है इसका मतलब। तो इसको क्या लिखोगे, 16.02 मिली एम्पियर। तो ये 10 की घात -3 के बदले हमने क्या लगा दिया, तो जब ये 10 की घात -3 लिखी, तो 10 की घात 3 से हमने गुणा भी किया, उसको बैलेंस कर दिया। आगे बात समझ में। तो ये जो बदलना होता है ये भी आपको आना चाहिए, है ना, इकाई में परिवर्तन जो करते हैं ये भी आना चाहिए, क्योंकि ये भी आता है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है म्यू, ए से दर्शाते हैं ये, और इसका मतलब होता है 10 की घात -6, ठीक। ये बन गया क्वेश्चन, नोट कर लिए थे। अब यदि आपको बोलता है किसी संवाहक, संवाहक का मतलब क्या होता है, चालक, कंडक्टर में 30 कूलम या 300 कूलम का आवेश 3 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो उसकी धारा कितने एम्पियर होगी। तो यदि किसी संवाहक में, किसी चालक में 300 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है 3 सेकंड में, तो उसमें प्रवाहित धारा कितने एम्पियर होगी, ठीक। तो अब यहां पे देखेंगे कि धारा, आवेश और समय में ये संबंध है, तो देखना है क्या क्या दिया है, ठीक है। तो धारा पूछ रहा है, आवेश दिया है और सेकंड है, तो धारा, आवेश और समय में यही सूत्र संबंध बताता है यहाँ पे, तो इसी सूत्र का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो आवेश सीधा दे दिया है, अब इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं दिया है ना, तो हम सीधा आवेश रख देंगे यहाँ पे 300 कूलम, ठीक, और समय रख देंगे यहाँ पे 3, तो कितनी धारा हो जाएगी यहाँ पे, 100 एम्पियर, 100 एम्पियर की धारा होगी। यदि इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता, बोलता कि किसी चालक में 30 माइक्रो कूलम, ऐसे लिख देता, 30 माइक्रो कूलम का आवेश 3 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो उसमें प्रवाहित धारा कितने एम्पियर होगी, ऐसे बोल देता है। तो क्वेश्चन वही है, शब्द में चेंज हो गया यहाँ पे, 30 पहले क्या था, कूलम, अब 30 के साथ क्या आ गया, माइक्रो कूलम आ गया। तो जब 30 के साथ माइक्रो कूलम आ गया है, और यहाँ पे आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम, ऐसा इकाई, समय की ऐसा इकाई क्या होती है, सेकंड,
तो आपको एसआई इकाई में ही रखना है ना। जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी आपकी किताब में क्वेश्चन होते हैं, उनके जो मात्रक लिए जाते हैं, हम कौन सी इकाई का यूज करते हैं? एसआई इकाई। आप लोग पढ़े होंगे, है ना। इकाई जो होती है, सीजीएस होती है, एमकेएस होती है, एफपीएस होती है और एसआई होती है। तो एसआई इकाई को ही पूरे विश्व में प्रयोग में लाया जाता है। तो यहां पे हम जो भी गणना करते हैं उन सभी के लिए एसआई मात्रक का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे इस माइक्रो कूलम्ब का कूलम्ब में बदलना है। तो यदि आपके पास में 30 माइक्रो कूलम्ब है, ऐसे लिखेंगे माइक्रो कूलम्ब है, इसको कूलम्ब में बदलना है, तो क्या लिखोगे? 30 गुणे 10 की घात -6 कूलम्ब लिखोगे इसको। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 30 गुणे 10 की घात -6 कूलम्ब हो जाएगा ये। और समय कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 3। तो इसको यहाँ पे भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो 10 गुणित 10 की घात -6 एम्पियर, इतना एम्पियर होगा। या इसको हम बोल सकते हैं 10 माइक्रो एम्पियर। तो धारा का मान कितना होगा? या तो एम्पियर में बोलेगा तो इतना एम्पियर, या माइक्रो एम्पियर में बोलेगा तो इतना माइक्रो एम्पियर। 10 की घात -6 का मतलब क्या होता है? माइक्रो होता है। ठीक, तो बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन आने से। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, किसी तार में 100 कूलम्ब का आवेश 10 मिलीसेकंड तक प्रवाहित होता है। तो उसकी विद्युत धारा कितनी होगी? तो उसकी जो विद्युत धारा है वो कितनी यहाँ पे होगी? तो इसको कैसे बनाओगे? तो यहां पे भी क्या है? आवेश, समय और धारा है, तो वही सूत्र यूज करोगे। तो यहां पे धारा बराबर आवेश बटा क्या हो जाएगा? समय। तो यहां पे इसको किसमें रखोगे? कूलम्ब में। कूलम्ब में दिया हुआ है, कूलम्ब में रखेंगे। समय को किसमें रखोगे? सेकंड में। समय किसमें दिया हुआ है? मिली सेकंड में। तो 10 मिली सेकंड को यदि हम सेकंड में बदलेंगे तो क्या लिखोगे? तो 10 गुणित 10 की घात -3 सेकंड, है कि नहीं? तो 10 मिली सेकंड, मिली का मतलब क्या हो गया? 10 की घात -3। तो इसको यहां पे रख दीजिए 10 गुणित 10 की घात -3। अब इसको हल कर लीजिए, तो ये जीरो कट जाएगा और 10 गुणित 10 की घात 3 ऊपर आएगा तो 3 बन जाएगा। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि 10 किलो एम्पियर। ठीक है, तो 10 की घात 3 को क्या बोलते हैं? तो 10 की घात 3 को बोलते हैं किलो, किलो बोलते हैं। और दी एम्पियर है तो किलो एम्पियर हो जाएगा, ओम है तो किलो ओम हो जाएगा, वोल्ट है तो किलो वोल्ट हो जाएगा। 10 की घात 6 को क्या बोलते हैं? मेगा। किलो के लिए के यूज करते हैं, मेगा के लिए कैपिटल एम का यूज करते हैं, मिली के लिए स्मॉल एम का यूज करते हैं। मिली के लिए स्मॉल एम एस, तो मिली के लिए स्मॉल एम और मेगा के लिए कैपिटल एम का यूज करते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन इसमें से आपको पूछ सकता है। या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ सकता है आपको कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ।
तो जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने वाला, लेकिन उसमें गणना करने में ज्यादा समय वहां पे लगेगा। ठीक है, तो यदि यहां पे बोलता है 60 वॉट के बल्ब से 60 वॉट के बल्ब से 0.5 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड प्रवाहित होती है। तो 1 घंटे में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 घंटे में कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वहां पर प्रवाहित होंगे। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे उसको आप निकाल सकते हो। तो सेम सूत्र इसके लिए यूज करेंगे। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, Q बटा T। Q का मान क्या होता है, N इंटू ई बटा क्या हो जाएगा, T। तो यहां पे धारा का मान दिया हुआ है, तो धारा का मान कितना है, 0.5 एम्पियर। ठीक, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, N। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.602 10⁻⁻19 कूलम्ब का आवेश होता है, और समय कितना दिया है, 1 सेकंड। तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ठीक, तो इसको इलेक्ट्रॉन की संख्या को आपको निकालना है, तो 0.5 को आपको भाग देना पड़ेगा 1.602 गुणित 10⁻⁻19। अब इसको भाग दीजिए और भाग देके इसको हल करिए। तो यदि हम 0.5 को भाग दे देते हैं यहां पे, तो यदि हम 0.5 को भाग दे देते हैं 1.602 से, तो इसका मान आ जाएगा 0.312109, है ना, ऐसे और आएगी वैल्यू, इतनी लिख लेते हैं। और 10 की घात क्या आ जाएगा, ये 19 ऊपर आ जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो प्रति सेकंड क्या होंगे, यहाँ पे प्रवाहित होंगे। ठीक, और बोला कि भाई 1 घंटे में कितने होंगे, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं उससे गुणा कर दो। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, है कि नहीं। तो 1 सेकंड में इतने हो रहे हैं, तो 1 घंटे में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई करो। तो 1 घंटे में 3600 गुणित 0.312, है ना, इतना ही ले लेते हैं, और 10 की घात 19। तो इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पे प्रवाहित होंगे। तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या इस तरह से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा गणना करने में समय इसमें ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो विद्युत धारा समझ में आ गई। तो विभव भी हो गया, ईएमएफ भी हो गई, विद्युत धारा भी हो गई। तो विभव से भी एक भी क्वेश्चन हमने नहीं किया ना, विभव से। तो विभव का यदि हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, तो विभव का एक आध क्वेश्चन दिखते हैं यहाँ पे।
तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन ने दे दिया कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव का मान 10 वोल्ट है, तो इस बिंदु पर अनंत से 0.5 कूलम्ब के आवेश को लाने में किया गया कार्य खालिस्तान जूल होगा। कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। तो किया गया कार्य जो है वो कितने जूल का कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो यदि हम देखेंगे यहाँ पे कि जो विभव होता है, विभव को हम किसमें व्यक्त करते हैं? तो किया गया कार्य किसके लिए किया गया होता है? आवेश। तो आवेश को लाने के लिए किया गया कार्य। ठीक, तो विभव का मान कितना है यहाँ पे? 10। कार्य आपको निकालना है, क्योंकि कार्य निकालना है यानी कि जूल में आएगा, इसकी इकाई जूल होती है। आवेश कितना ला रहे हो? 0.5। तो यदि इसको गुणा कर दोगे तो 10 गुणित 0.5 इतने जूल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये 5 जूल आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 जूल का कार्य करना पड़ेगा। उल्टा करके दे सकता है कि यदि मान लीजिए बोल देगा कि 10 कूलम्ब के आवेश को लाने के लिए, ठीक है, 10 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो उसका विभव कितना होगा? तो कुल मिला के ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक, या बोल सकता है कि जूल प्रति कूलम्ब में किसको व्यक्त करते हैं? तो जूल प्रति कूलम्ब में किसको व्यक्त करते हैं? विभव को व्यक्त करते हैं। ठीक, अब इसके बाद में यहां पे देखते हैं कि एक होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बोलते हैं अनुगमन वेग। तो उसमें हेडिंग डालिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन। तो अनुगमन वेग को क्या बोलेंगे? हिंदी में अपवाहक वेग भी बोलते हैं। अपवाहक वेग जो फिजिक्स है, फिजिक्स में अनुगमन वेग बोला जाता है इसको, है ना, और गूगल में इसको अपवाहक वेग बोला जाता है। ठीक, तो आपको हिंदी के शब्द थोड़े से ध्यान में रखने हैं और इंग्लिश के भी याद रखने हैं, है ना। हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश का भी याद रखना पड़ता है और हिंदी का भी याद रखना पड़ता है। ठीक, तो ये होता क्या है? तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि कोई एक चालक है ये, और इस चालक के अंदर में क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये, और इसके अंदर में क्या है? यहाँ पे ये धन आयन भी है। तो चालक के अंदर में मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ धन आयन है, और इसको हम क्या करते हैं? विभवांतर देते हैं। तो जब इसको हम विभवांतर देते हैं तो हमने पढ़ा कि इस चालक के पूरे भाग में जो विद्युत क्षेत्र है वो तुरंत फैल जाता है। ठीक, और विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा उल्टी होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? धनात्मक से ऋणात्मक होती है। तो पहले समझना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि किसी भी चालक तार के प्रति इकाई लंबाई पर कितना विभव है,
वो उसका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विभव प्रति इकाई लंबाई, प्रति इकाई लंबाई को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र को हम किससे दर्शा रहे हैं, यहाँ पे ई से, ई से दर्शा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब हो गया ई, और ये किसके बराबर है, विभव। विभव किसे दर्शाते हो, वोल्ट, वी से। तो विभव प्रति इकाई क्या हो गया, लंबाई। तो विभव प्रति इकाई लंबाई को क्या बोलेंगे हम, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। और इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई होती है, इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो ये इसका यहाँ पे मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, समझ में आया। तो जैसे कि ये चालक है, और इस चालक को हमने यहाँ पे मान लो 10 वोल्ट दिया हुआ है, और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 5 मीटर। तो कितना वोल्ट हो जाएगा, 2 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। कि इस चालक तार पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, तो 2 वोल्ट प्रति मीटर है इसका विद्युत क्षेत्र। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि किसी चालक तार को 10 वोल्ट दिया गया है और 5 मीटर लंबा चालक तार है, तो उसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये विभव प्रति इकाई लंबाई को हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो जब हमने इसको विभवांतर दिया, तो इस चालक तार के पूरे भाग में विद्युत क्षेत्र, ठीक है, प्रसारित हो गया। अब इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो त्वरित होते हैं, एक्सेलरेट होते हैं, और उच्च वेग से धन आयन से टकराते हैं। टकराने पर उनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस तरह से वो टकरा टकरा कर आगे की ओर गति करते हैं। तो इस समय इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का जो औसत वेग होता है उसको क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। तो अनुगमन वेग कहलाता है। अब ये जो अनुगमन वेग है, यही क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाह का वेग होता है। बात समझ में आ रही है। और इसका मान बहुत कम होता है। कितना होता है, केवल कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग ही विद्युत धारा के प्रवाह का वेग होता है। यह केवल कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो अनुगमन वेग ही विद्युत धारा के प्रवाह का वेग है, और ये क्या होता है, केवल कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका मतलब है कि विद्युत धारा जो है उसके प्रवाह का वेग क्या है, बहुत कम है। कितना है, केवल कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक, इतना समझ में आया। तो यदि पूछ दिया कभी कि विद्युत धारा के प्रवाह का वेग कितना होता है, तो कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो अनुगमन वेग है, इसकी गणना कैसे करते होंगे,
इसका क्या सूत्र होता होगा? तो जो अनुगमन वेग है ना, वेग है ये, तो वेग को हम किससे शो करते हैं? v से। ड्रिफ्ट का मतलब क्या हो गया? d। तो ये वोल्टेज नहीं है, ये वेग है, और ये क्या है? d का मतलब क्या हो गया? ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd यानी अनुगमन वेग को हम vd से दर्शाते हैं। तो यहां पे जो अनुगमन वेग है इसकी गणना कैसे करेंगे? तो ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश, है ना। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के आवेश को किससे दर्शाते हो? स्मॉल ई से। कैपिटल ई जो है ये विद्युत क्षेत्र है ना। विद्युत क्षेत्र को हमने किससे दर्शाया है? यहाँ पे अभी ई से दर्शाया है। और ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और ये है यहाँ पे टाउ इसको बोलते हैं। तो ये जो है औसत शांति काल या औसत जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसको यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी? तो इतना मीटर प्रति सेकंड होगी। मीटर प्रति सेकंड में इसको व्यक्त करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। वेग को किसमें दर्शाते हो? मीटर प्रति सेकंड में। तो ई जो है वो है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ई जो है यह है विद्युत क्षेत्र। एम जो है स्मॉल एम, यह है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। कल बताया था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.1 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम। जो टाउ है यह है औसत श्रांति काल, इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है? तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहां टकराया, ये पहली टक्कर हो गई, फिर इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहां टकराया, दूसरी टक्कर हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की इन दो टक्कर के मध्य का जो समय है, ठीक है, उसका हम क्या लेंगे? उसको क्या बोलेंगे? श्रांति काल बोलेंगे। और उसका क्या लिया जाता है? औसत मान। तो उसको क्या बोलते हैं? औसत श्रांति काल बोलते हैं। ठीक। तो श्रांति काल का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। यदि बोलेगा क्या होता है, तो श्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की दो टक्कर, टक्कर को हिंदी में बोलते हैं संघटन, संघटक। दो टक्कर इंग्लिश में कॉलिजन बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की दो टक्कर के मध्य का समय, इलेक्ट्रॉन की दो टक्कर के मध्य का समय श्रांति काल कहलाता है। कहलाता है। और ये जो है बहुत कम होता है। तो कितना होता होगा? तो 10⁻⁻14 सेकंड। तो जो श्रांति काल है इसका मान बहुत कम होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की दो टक्कर के बीच का समय बहुत कम होता है, 10⁻14 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है। तो यदि ये सूत्र को देखा जाए तो ये सूत्र हमको क्या बताता है? तो ये सूत्र बताता है कि जो अनुगमन वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो चालक की लंबाई पे या चालक के क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे निर्भर करती है? तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको नोट कर लिए हो सबको? नोट कर लो जल्दी से। हो गया? उसके नीचे लिखिए अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद्युत क्षेत्र के
ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट, यह चालक की लंबाई, यह चालक की लंबाई या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, चालक की लंबाई या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चालक की लंबाई या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो जैसे मैंने बताया यहां पे कि जो विद्युत धारा के प्रवाह का वेग है, विद्युत धारा के प्रवाह का वेग ही क्या कहलाता है? अनुगमन वेग होता है, या अनुगमन वेग ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा के प्रवाह का वेग होता है। तो इनमें क्या संबंध होता है? तो विद्युत धारा और अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में संबंध, तो इनमें क्या संबंध यहां पे होता है? तो यदि हम देखेंगे कि जो विद्युत धारा होती है, आई का मतलब क्या हो गया? विद्युत धारा हो गई। तो इसका सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश, चालक का क्षेत्रफल, और ये होता है यहां पे अनुगमन वेग। तो विद्युत धारा में और अनुगमन वेग में ये संबंध यहां पे होता है। ठीक, तो यहां पे n क्या है? तो जैसे देखेंगे कि कोई चालक है ये, तो इस चालक का यदि हम क्या करेंगे, प्रति इकाई आयतन ले लेंगे, तो इस प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो उसको किससे दर्शाएं यहां पे? n से। तो n का मतलब है इलेक्ट्रॉन चालक के प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसको आंसर दर्शाएं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या रखनी पड़ेगी। ई तो पता ही है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ए जो है ये है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये। तो ये जो है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया ये। ठीक, और वीडी क्या है? तो वीडी सबको पता ही है, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यदि बोलेगा कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, तो जो विद्युत धारा होती है वो अनुगमन वेग के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये संबंध यहाँ पे दोनों में होता है कि विद्युत धारा जो है वो अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यदि क्वेश्चन पूछ लिया विद्युत धारा अनुगमन वेग के कैसी होती है, तो उसके अनुक्रमानुपाती होती है।
इतना हो गया। इसके बाद में एक होता है वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र के प्रसार का वेग। तो जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक बल्ब है और इस बल्ब को हम यहां पे विभवांतर दे रहे हैं, ठीक। तो जैसे ही हम बल्ब को स्विच को बंद करते हैं, तो जैसे ही हम स्विच को बंद करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है इसमें प्रवेश करता है और बल्ब क्या होता है आपका, जल जाता है। तो आपको लगेगा कि जैसे ही हम इस स्विच को बंद करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां से दौड़ते दौड़ते इसके अंदर घुस जाता होगा, बल्ब को जला देता होगा, ठीक। वो नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने में तो कई हफ्तों का समय लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का वेग तो बहुत कम है, केवल कुछ माइक्रोमीटर है प्रति सेकंड। तो एक सेकंड में तो कुछ माइक्रोमीटर ही चल पाएगा वो। तो ऐसा क्या होता है कि ये बल्ब जल जाता है। जैसे कि आपके घर से सब स्टेशन जो है मान लो 10 किलोमीटर दूर है, जैसे ही सब स्टेशन में सर्किट ब्रेकर को ऑन करता है आपके घर में तुरंत लाइट जल जाती है। तो ऐसा क्या होता है, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है, वो विद्युत क्षेत्र जैसे ही स्विच को हम बंद करते हैं, वो विद्युत क्षेत्र परिपथ के पूरे भाग में प्रकाश का जो वेग होता है, इस प्रकाश के वेग से फैल जाता है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है, इतना मीटर प्रति सेकंड। तो इतने वेग से परिपथ के संपूर्ण भाग में विद्युत क्षेत्र व्याप्त हो जाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र के प्रोपेगेशन का वेग। आई बात समझ में। इसी को आपके आईटीआई की बुक में क्या लिखा हुआ है, बिजली का वेग। क्या लिखा हुआ है, बिजली का वेग। तो बिजली का वेग यदि बोलेगा तो कितना है, बिजली का वेग बोलेगा तो कितना है, प्रकाश के वेग के बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का वेग बोलेगा तो क्या है, केवल कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड है। तो दोनों में अंतर समझ में आया। तो उसमें नोट करिए, वह वेग जिससे परिपथ के संपूर्ण भाग में विद्युत क्षेत्र व्याप्त हो जाता है, परिपथ के संपूर्ण भाग में विद्युत क्षेत्र व्याप्त हो जाता है, प्रकाश के वेग, ये लिखिए, प्रकाश के वेग के बराबर होता है इसे ही विद्युत क्षेत्र के प्रसार का वेग, इसे ही विद्युत क्षेत्र के प्रसार का वेग या बिजली का वेग कहते हैं, या बिजली का वेग कहते हैं, ठीक। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।